नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं चारवाक। बहुत जगह पे सुन लिया कि नेपाल जो है वो बांग्लादेश को रिपीट कर रहा है या श्रीलंका को रिपीट कर रहा है, बट एक्चुअली नो, इट इज रिपीटिंग व्हाट हैपेंड इन फ्रांस एट वंस अपॉन अ टाइम और व्हाट हैपेंड इन रशिया इन 1789 में फ्रांस में और 1917 में रशिया में। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो आइए देखते हैं ये छोटा सा बट अ वेरी इंटरेस्टिंग पैरेलल्स बिटवीन द फ्रेंच सोसाइटी एंड द नेपाली वन। हालांकि इससे पहले कि मैं इस सेशन में आगे बढ़ूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स कम एडुकेटर्स आजकल ये बता रहे हैं कि इंडिया के लीडर्स क्यों नहीं भाग जाते थे ऐसे लीडर्स यानी कि नेपाली लीडर्स के जैसे। जब भी इंडिया में रेवोल्यूशन हुई, फॉर एग्जांपल, वो इमरजेंसी को और छोटे बहुत प्रोटेस्ट को रेवोल्यूशन मान लेते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स को भ्रमित करते हैं ये कहते हुए कि नेपाल और इंडिया की पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एक ट्रैजेक्टरी से रही है। ऑब्वियसली नहीं रही है, तो ऐसी संदर्भ या ऐसे बातें करना ही बचकाना है। Anyways, we'll try and draw parallelism where it is necessary. So let's dive into it. For example, look at this Nepali situation. I don't need to repeat it to you, but here is the context. For example, widespread arson है सब जगह। आप मेरे पीछे सिंह दरबार देख रहे थे, जो नेपाली संसद है, उसको आग लगा दी गई। नेपाल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आग के हवाले कर दिया गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, फॉर्मर members of the cabinet, their homes were looted as well as put on fire. In fact, बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ भी हुई। But that is not which is all. In fact, we have seen the trigger which is coming in the form of a social media ban. कि जो नेपाल में हुआ उसका ट्रिगर इसलिए था because नेपाली गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, एक्स, ट्विटर फॉर्मली और अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। और ये नेपाल के जेन जी या जनरेशन जेड, जो कि मिलेनियल से आगे आते हैं, उनको सड़कों पे उतार देता है। एंड दैट इज व्हाट नेपाल फियर्स। नाउ इट शोड इनइक्वालिटी इन अ सेंस, इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन एंड द लोकल जनता, कि लोकल जनता पॉलिटिक्स से कितनी ज्यादा डिवोर्स थी, अलग थे, और साथ ही साथ वो उनसे कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। लेकिन इससे पहले कि नेपाली सोसाइटी को देखें, हमें फ्रांस की सोसाइटी को देखना भी जरूरी है। यानी कि 1789 के फ्रांस में क्या हुआ। बहुत सारे लोग ज्यादा नहीं, बस बांग्लादेश में जाना चाहते हैं और थोड़ा बहुत श्रीलंका में जाना चाहते हैं, एंड दे वांट टू एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ एशियन पॉलिटिक्स, बट वी हैव टू गो बिट बैक इन द पास्ट। डेफिनेटली जब आप अपनी पास्ट को भूल जाते हैं, यू आर डैम टू रिपीट इट। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस सिचुएशन इन फ्रांस। फ्रांस में आप मेरे पीछे एक प्रिजन को देख रहे हैं जिसको कहते थे बेस्टील। बेस्टील को इसी तरीके से तोड़ दिया गया। बेस्टील वॉज अ सिंबल ऑफ द स्टेट पावर, यानी कि जो राज्य फ्रांस का चल रहा था, बर्बन डायनेस्टी उस राज्य को कहा जाता था, उस बर्बन डायनेस्टी ने बहुत सारे लोगों को बेस्टील में बंदी बनाया था। इवन टुडे एज वी स्पीक, नेपाल में भी जेल ब्रेक्स के बहुत सारे न्यूज हमारे पास आ रहे हैं। नाउ प्रिजन रिप्रेजेंटेड द पावर ऑफ स्टेट इन फ्रांस, और प्रिजन को तोड़ना स्टेट को चैलेंज करने जैसा था, जैसा कि आज नेपाल में हो रहा है। स्टेट को चैलेंज करने के लिए स्टेट की बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को तोड़ा जा रहा है। नॉट जस्ट दैट, द किंग ऑफ फ्रांस, किंग लुई XVI एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि बर्बन डायनेस्टी से आते थे, और उनकी वाइफ मैरी एंटोनियट, दोनों का नाम ऑप्युलेंस और एरोगेंस की वजह से लिया जाता था। मैरी एंटोनियट को कहा जाता है कि वो क्राउड से यानी कि लोगों से इनडिफरेंट थी। उनको इतना भी नहीं पता था कि पेरिस में रायट्स हो रहे हैं, और वो रायट्स ब्रेड के लिए हो रहे थे। और उन्होंने बड़ा ही फेमसली कहा कि इफ यू डू नॉट हैव ब्रेड, दे कैन हैव केक इंस्टेड। ब्रेड नहीं मिलता तो केक खा लो भाई, एक दिन की बात है। सो दैट टेल्स यू द इनडिफरेंस ऑफ द स्टेट विज़-अ-वी द पीपल। क्या ये नहीं हुआ था नेपाल में? बिल्कुल, दिस इज वॉट एग्जैक्टली हैपेंड, बिकॉज जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल डिस्पोजिशन के मिनिस्टर्स थे, उनके बेटे, उनके बेटियां जो बाहर यूएस में, यूरोप में पढ़ाई करने जा रहे थे, दे वर ऑल्सो शोइंग देयर इनडिफरेंस टुवर्ड्स द लार्जर यूथ ऑफ नेपाल। नेपाल की ज्यादातर जनता उनको अपने पिक्चर्स पोस्ट करते हुए, अपने डिनर टेबल पे बैठे हुए इस प्रकार की फोटोज देखती थी, जो ऑप्युलेंस यानी कि उनकी लग्जरी को जरूर डिफाइन करता था, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट शोड कि ज्यादातर नेपाली यूथ जो अपने अनएम्प्लॉयमेंट को और अपनी गरीबी को लेकर चिंतित है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था।
एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। मैं आपको दो पिक्चर दिखाऊंगा। ये है शेर बहादुर देउबा, वन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ नेपाल। इनकी ये तस्वीर काफी वायरल है। इनके साथ में इनकी वाइफ की भी तस्वीर थी, जो कि नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर थी, प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर। इन दोनों को असॉल्ट किया गया इन्हीं के घर पे। एंड लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर। इस पर्टिकुलर पिक्चर में जो हाथ आपको दिख रहा होगा, ये हाथ के आगे एक सर लटका हुआ है। दिस इज वन ऑफ द फेमस पेंटिंग्स ऑफ किंग लुई द 16th बीइंग एग्जीक्यूटेड इन फ्रांस। फ्रांस के यही किंग लुई द 16th को पार्लियामेंट के बहुत सारे लोगों ने आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, 1789 में फ्रांस का रेवोल्यूशन होता है, 1792-93 के बीच में किंग को कोर्ट में खड़ा किया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाते हैं और उसमें उन्हें एग्जीक्यूट करने के आदेश दिए जाते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी एग्जीक्यूटेड किंग लुई द 16th, देयर ओन किंग, एंड देयर क्वीन मैरी एंटोनियट का भी यही हश्र हुआ था। इनफैक्ट इसके बाद हजारों लोगों को फ्रांस की इस गिलोटीन पे, दिस इज कॉल्ड फेमसली एज द गिलोटीन, द रेजर ब्लेड ऑफ फ्रांस, में लटकाना नहीं, काटना मैं ज्यादा अप्रोप्रिएट शब्द मानूंगा, बिकॉज यहां पर उनकी बॉडी को रख के ऊपर से रेजर नीचे डाला जाता था एंड इन वन स्प्लैश द हेड वाज सेपरेटेड फ्रॉम द टॉर्सो। दिस वाज द ब्रूटैलिटी थ्रू विच द फ्रेंच सोसाइटी वेंट। हालांकि ये स्थिति नेपाल में नहीं आई है, बट मैं आपको बता दूं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ, वन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के घर को जलाया गया और वो भी वही घर में जली हुई मिली। क्या ये हश्र होना चाहिए था नेपाली सोसाइटी में? ऑब्वियसली नॉट। वी कंडेम वायलेंस इन ऑल द फॉर्म्स, बट आई कांट हेल्प बट ड्रॉ पैरेलल्स। ऐसे पैरेलल्स आपको बांग्लादेश में और श्रीलंका में देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, हिस्ट्री में इसकी बहुत सारी पैरेलल्स हैं। नाउ coming to the Nepal demography and economics, look at the Nepali society economics wise। नेपाल में बताया जाता है कि जो मीडियन एज है, यानी कि जो ज्यादातर मीडियन एज ऑफ द होल पॉपुलेशन, अगर आप मीन एज निकालें मैथमेटिकली, तो वो 24 से 25 साल के बीच में है। यानी कि 70% से 85%, 70 to 85% ऑफ द नेपाली जनता इज बिटवीन 18 to 26-27। इतना बड़ा यंग पॉपुलेशन, इतनी ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहा जाता है, वो नेपाली सोसाइटी में है। बट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जीडीपी का फिगर आता है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आजकल। इनफैक्ट विद इन 2 days ऑफ पब्लिशिंग ऑफ दिस वीडियो, इंडियन एक्सप्रेस में, इकोनॉमिक टाइम्स में, बिजनेस स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिलेगा कि नेपाल की जीडीपी पर कैपिटा $1400 के आसपास है, जो कि इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा के आधे में है। India की GDP per capita is around $3,300. Now that is half of India's GDP per capita. But look at here, कितना percentage of GDP comes from remittance, यानी कि कितना ज्यादा percentage लोग पैसा भेजते हैं नेपाल में बाहर से। बिहार के बारे में एक बात इकोनॉमिस्ट्स कहते थे, चार्ल्स पेयर को मैं कोट कर रहा हूं, जीन ड्रीज को भी मैं कोट कर रहा हूं। These are the economists who have worked on the economics of Bihar, और वो बिहार के लिए एक वर्ड यूज करते थे जिसको कहते थे मनी ऑर्डर इकोनॉमी। यानी कि बिहार के ज्यादातर लोग जो बिहार डोमिसाइल से हैं, वो बिहार के बाहर काम करते हैं। फर्ज करिए मैं बिहार के बाहर काम करता हूं और जो भी मैं पैसा कमाता हूं वो बिहार में भेजता हूं, जो मेरे परिवार को मिले। ऐसे बहुत सारे बिहारी होंगे जो बिहार से बाहर काम करते हैं और बिहार में पैसा भेजते हैं। ये हाल नेपाल का है। नेपाल इज ऑल्सो अ मनी ऑर्डर इकोनॉमी और अ रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी। लुक एट द स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ दिस जीडीपी विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग द रेमिटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जीडीपी का 33%, 33%, 1/3 ऑफ द एंटायर जीडीपी ऑफ नेपाल विच इज अराउंड 53 बिलियन इन एब्सोल्यूट टर्म्स, उसका 1/3 सिर्फ और सिर्फ उन नेपालियों की वजह से आता है जो नेपाल के बाहर काम करते हैं। वो इंडिया में काम कर रहे हो, यूएस में कर रहे हो, सऊदी में कर रहे हो, यूरोप में कर रहे हो, और ऐसे बहुत सारे नेपालीज हैं जो बाहर काम करते हैं। एंड दैट टेल्स यू दैट व्हाई इट पिंच्ड देम जब उनकी सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। वो अपने घर की तस्वीर कैसे लेंगे, वो अपने घर में क्या हो रहा है कैसे जानेंगे, जब ज्यादातर नेपाली घर के बाहर काम करते हो। एंड हियर ऑल्सो द पुअर आर मोर इन नंबर than the absolute rich। मैं आपको एक
छोटा सा ग्राफिक दिखाना चाहता हूं, विच आई हैव बोरोड फ्रॉम द नेपाली टाइम्स एंड द क्रेडिट इज ड्यू वेयर इट इज देयर. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट हियर. 10% of Nepal's richest own 26% more property, and 40% of Nepal's poorest just own 1% of the property. 1%. ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो पुअरेस्ट हैं, जो नीचे तबके के सबसे ब्लॉक में हैं लोग, वो सिर्फ 1% ऑफ द प्रॉपर्टी ओन करते हैं. मैंने फ्रांस की सोसाइटी को छोड़ा नहीं है. मैं फ्रांस की इकोनॉमी और नेपाल की इकोनॉमी में पैरेललिज्म ढूंढ रहा था, और वो मुझे रोज मिलता है, क्लास में भी मिलता है, विच आई कीप ऑन डिस्कसिंग. फॉर एग्जाम्पल, इन द फ्रेंच सोसाइटी ऑफ 1789, ओनली 2% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन बिलोंग टू द रिचेस्ट कैटेगरी. जो ये 2% थे फ्रांस की पॉपुलेशन के, फ्रांस की टोटल जनसंख्या 4 लाख के आसपास होगी उस समय, 1750s की मैं बात कर रहा हूं, जब रेवोल्यूशन हुआ वहां पर भी जो 2% जनता थी, जिसमें क्लर्जी यानी कि जो रिलीजियस प्रीस्ट्स होते हैं कैथलिक सोसाइटी के, वो, और नोबलमैन जो नाइट्स थे, जो किंग के ब्यूरोक्रेट्स थे, जो किंग के कोर्ट में नोबल्स थे, वो रहते थे. इन 2% के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यानी कि 60% फ्रांस की प्रॉपर्टी का हिस्सा था. चर्च फ्रांस में सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर या लैंड ओनर हुआ करता था. सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी लैंड के माध्यम से चर्च के पास हुआ करती थी. और जो बाकी की जनता थी, यानी कि 98% ऑफ द पीपल आउट देयर, उनके पास 40% की प्रॉपर्टी थी, ज्यादातर नहीं था. यानी कि फ्रांस की सोसाइटी 3 मुख्य भागों में डिवाइडेड थी. What were these 3 important things? These were the first estate यानी कि क्लर्जी, वो लोग जो एक्लीसियास्टिकल या जो धर्म से जुड़े हों, क्रिश्चियन धर्म यहां पर. नोबिलिटी, वो लोग जो किंग के कोर्ट से जुड़े हों, यानी कि किंग के दरबार में रह रहे हों. ये 2 लोग ही सबसे ज्यादा समृद्ध यानी कि प्रॉस्पेरस थे. और उसके नीचे जो थर्ड एस्टेट आता है, यानी कि वहां की पार्लियामेंट का तीसरा चेंबर, उसमें ज्यादातर मर्चेंट्स, कोर्ट्स, ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पेजेंट्स, आर्टिजन्स, गरीब मजदूर किसान, स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स और सर्वेंट्स हुआ करते थे. और इनके पास फ्रांस की सबसे कम प्रॉपर्टी का हिस्सा होता था. इनफैक्ट फ्रांस में इतना ब्लडी रेवोल्यूशन हुआ, वहां पर भी 40% की प्रॉपर्टी रेट तो थी इनके पास. दे वर 98% ऑफ द पॉपुलेशन, बट स्टिल उनके पास 40% की प्रॉपर्टीड क्लास थी. अब उस 40% को इसमें डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बिग बिजनेसमैन और मर्चेंट्स जो कि नोबिलिटी में नहीं आते हैं, उनके पास होगी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी. बट फिर भी दिस इज अ वेरी टेलिंग, इफ आई मे से, अ मिरर इमेज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन नेपाल. नेपाल में और फ्रांस की 1750 की सोसाइटी में बहुत ही मिरर इमेज पैरेललिज्म आ रही है. दैट इज व्हाई आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ. जब मैं बहुत सारे असेसमेंट देख रहा था न्यूज़पेपर्स में, और साथ ही साथ लोगों के, एडुकेटर्स के, नॉट स्पीकिंग अबाउट यूट्यूबर्स, दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू, बट द सो कॉल्ड एडुकेटर्स जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, उनमें भी ऐसी भ्रांतियों का समावेश है जो लोगों को शायद मिसलीड करते हैं. नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर. ये एक सैनक्यूलॉट का पिक्चर है. सैनक्यूलॉट का मतलब वन विदाउट ब्रीचेस. फ्रांस में पैंट्स पहनना एक आम लोगों की पावर सिंबल बन गई. जो ये कैप पहने हुए हैं और जो झंडा इन्होंने लिया हुआ है, बाद में ये झंडे का कलर भी चेंज होता है, ब्लू, व्हाइट और रेड बनता है. इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का नारा दिया जाता है. बट दिस पर्टिकुलर इमेज बिकेम द इमेज ऑफ अ कॉमन मैन लीडिंग द रेवोल्यूशन. नेपाल में भी जेनजीज का इमेज अब एक कॉमन इमेज बन चुका है जो कि रेवोल्यूशन को लीड कर रहे हैं. एंड देयर आर मेनी लीडर्स हु आर नाउ एमर्जिंग. स्पेसिफिकली इसी प्रकार का सोसाइटी फ्रांस भी जन्म दे रहा था, जहां पर लीडरलेस रेवोल्यूशन हुआ. ऐसा रेवोल्यूशन नहीं था कि जो लीडर को पैदा कर दे. नेपोलियन बहुत बाद में आए फ्रांस में, और जब आए उन्होंने फ्रांस की रेवोल्यूशन को भी खत्म कर दिया. उसके बारे में भी बात करेंगे. बट दिस इज अ वेरी टेलिंग टेल. Look at the number of revolutions that the Nepali society has had. There are 3 particular revolutions that Nepal's society has went through. For example, सबसे पहले 1950-51 में नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई. सबसे पहला संविधान नेपाल में इसी टाइम पे बनता है. उसके बाद 1960 में, मेरे पीछे आप देख रहे हैं राजा महेंद्र को, उन्होंने पंचायती राज रेवोल्यूशन लाया. यानी कि अचानक से सारे
पार्लियामेंट को भंग कर कर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पंचायत बेस्ड सिस्टम नेपाल में लॉन्च किया। अगेन दैट बैकफायर्ड लेटर ऑन, एंड 1990 में भी रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद 2006 में लोकतंत्र आंदोलन चला, जिसको माओइस्ट रेवोल्यूशन भी कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ एकेडमिया। ज्यादातर एकेडमिक्स इसको माओइस्ट रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस लेड टू द कमिंग अप ऑफ कम्युनिस्ट लीनिएज पावर्स इन नेपाल। तो ज्यादातर आज भी कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी नेपाल के पॉलिटिक्स पर हावी है। और ये लास्ट में जो रेवोल्यूशन हुआ उसने पूरी तरीके से मोनार्की को उखाड़कर फेंक दिया। मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड। मेरे पीछे आप देखेंगे किंग ज्ञानेंद्र को, जो कि लास्ट नेपाली किंग हुए फ्रॉम द राणा डायनेस्टी आउट देयर, एंड ही स्टिल लिव्स अराउंड। सो ही इज द किंग हु इज द फॉर्मर किंग नाउ हु लिव्स अराउंड। और इनके पीछे भी बहुत सारे प्रो मोनार्किस्ट्स हैं, यानी कि राजतंत्र के सपोर्टर्स हैं, जो नेपाल की इस कोलाहल स्थिति में भी अपनी जड़ें बनाए हुए हैं। नाउ कमिंग टू द अदर सेक्शन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस, क्या फ्रांस में रेवोल्यूशन नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। फ्रांस में भी पार्लियामेंट को बहुत सालों से आने नहीं दिया जाता था। फ्रांस की जो पार्लियामेंट थी उसको एस्टेट जनरल कहा जाता था। 1614 से एस्टेट जनरल बनी तो थी, लेकिन उसमें इलेक्शंस नहीं होते थे, उसको कभी बुलाया नहीं जाता था। किंग लुई द 15th, जो कि सन गॉड के नाम से भी फेमस है, वो कहते थे आई एम द किंग, आई एम द लॉ, मैं ही लॉ हूं, मैं ही राजा हूं, पार्लियामेंट की क्या जरूरत है भैया। एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन नेपाल। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोनार्की बनी, पार्लियामेंट रहा, प्राइम मिनिस्टर्स रहे, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडर्स रहे, लेकिन फिर भी नेपाल के किंग ने उन डेमोक्रेटिक लीडर्स के परंपराओं का सम्मान नहीं किया। एंड दैट इज द रीजन दिस इज long but a symptom of a long illness which has been going on in the Nepali society. ऐसा कुछ नहीं है जो अचानक होता है। हाँ, हिस्ट्री हम नहीं पढ़ते हैं तो सब कुछ अचानक लगता है। Coming to the next very important parallelism, look at the three chambers. फ्रांस की क्लर्जी, उनके नाइट्स या उनके नोबल्स, ये दोनों हमेशा थर्ड ग्रुप से अलग रहते थे। द थर्ड ग्रुप दैट इज द सैनक्यूलॉट्स और द कॉमन पीपल, जिसमें बिजनेसमैन भी थे, जिसमें लॉयर्स भी थे, जिसमें पेजेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, पेरिस की फिशर विमेन थी, और ये सब लोगों ने मिलकर फ्रांस के रेवोल्यूशन को जन्म दिया। कब जन्म हुआ? जब फाइनली फ्रांस में 1789 में, 1614 से लेके 1789 में पार्लियामेंट को बुलाया गया। और जब पार्लियामेंट को बुलाया गया तो सिर्फ थर्ड स्टेट के यानी कि कॉमन लोगों ने मिलकर एक ओथ लिया। इस ओथ को कहते हैं टेनिस कोर्ट ओथ, कि अब वो इसे एक नेशनल असेंबली घोषित कर रहे हैं। अब कोई अलग से चेंबर्स नहीं बनेंगे, क्लर्जी अलग से नहीं बैठेंगे, स्टेट जनरल में नोबल्स अलग से नहीं बैठेंगे, हम सब एक हैं। ये रेवोल्यूशन नेपाल में अकॉर्डिंग टू सम पॉलिटिकल कमेंटेटर्स वर्थ देयर सॉल्ट से दैट कि माओइस्ट रेवोल्यूशन जब हुआ नेपाल में, जब किंग को हटा दिया गया, तब उसके बाद जो लीडर्स आए, जो कम्युनिस्ट लीडर्स आए, उन्होंने ठीक तरीके से अपना काम नहीं किया। These communist leaders include Khadg Prasad Oli, that is KP Oli, or Pushp Kamal Dahal Prachand. These were one of the tall leaders, the ex-Maoists, ex-insurgents, जिन्होंने लैंड ओनर से उनके जमीनें छीनी, और जमीन छीनने के बाद वो एक्टिवली ग्राउंड पे पार्टिसिपेट करते रहे। ऐसे सो कॉल्ड लोकल लीडर्स जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने अपने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। अदरवाइज ऐसी इनइक्वालिटी नेपाल की सोसाइटी में देखने को नहीं मिलती। लुक एट दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। नेपोलियन यहां पे बताना बहुत जरूरी है, और टेनिस कोर्ट ओथ मैंने आपको बताया कि किंग कैसे एग्जीक्यूट होते हैं 1792-93 में। दैट इज अ सेपरेट थिंग फॉर दोज हु वांट टू look at Nepal's based constitution. Look at this. This is again Singha Darbar or the Sanghiya Sansad which has been put on fire. नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत बार रिपीट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल 1759 में, 1962 में, 1990 में। सबसे पहले 1759 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद 1962 में आया, उसके बाद 1990, और अब जब संविधान बना था आफ्टर स्ट्रगल फ्रॉम 2006 टू 2015, 2015 में हाल ही का लेटेस्ट संविधान आया।
जो नेपालीज कह रहे हैं कि हमें अपने संविधान पर बहुत गर्व है। आई डू रिमेंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब नेपाल का दौरा किया था और नेपाल से बहुत लोग इंडिया में आए थे उनके ओथ के टाइम पीरियड पे, तब उन्होंने इंडिया की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सीरीज, डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसका नाम है संविधान, उन्हें गिफ्ट किया। संविधान सीरीज वो डायरेक्टेड बाय लेट श्री श्याम बेनेगल। तो श्याम बेनेगल जी ने संविधान को डायरेक्ट किया था। एक सीरीज है जो संसद टीवी में उस जमाने में बनी थी और काफी पॉपुलर हुई, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भी ये सीरीज, डॉक्यूमेंट्री सीरीज भेंट की। I did not knew that history will take such a turn that now it has come to a full circle, जहां पर संविधान अपने तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? What is wrong with the Nepali parliament and the Nepali constitution? According to Shekhar Gupta, one of the astute political commentators, जो अपने वेबसाइट और अपने यूट्यूब चैनल द प्रिंट के माध्यम से पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, he says that the Nepali system of election is very, very complex. For example, we follow what we call as the first past the post system. यानी कि 4 कैंडिडेट्स होंगे, आप जाके वोट करेंगे, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो चुपचाप इलेक्ट हो जाएगा। As simple as that. But Nepali people don't vote in first part the post system manner. वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो करते हैं इलेक्ट करने के लिए। यानी कि एवरी पर्सन विल हैव टू गिव प्रेफरेंसेस, फर्स्ट प्रेफरेंस ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। उसके बाद वो एक और वोट देते हैं जो कि पार्टी को जाता है। विच पार्टी डू दे प्रेफर? सो दे गिव वोट फॉर कैंडिडेट एंड देन दे गिव वोट टू द पार्टी एंड देन अकॉर्डिंग टू देम द कैंडिडेट विंस, और फिर पार्टी का अपना प्रोपोर्शन डिसाइड होता है और कौन सी पार्टी को कितना प्रोपोर्शनेट सीट मिलेगा वो डिसाइड होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप उसमें 33% रिजर्वेशन जोड़ दीजिए विमेन सेक्शन के लिए, एंड देन इट बिकम्स, सुनने में इतना जब हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो करने में और उसको फेलिसिटेट करने में नेपाली जनता का क्या हाल होता होगा। एंड एज अ रिजल्ट दिस पार्लियामेंट ever since it has come into exercise from 2015 have always remained hung, so much so that parliament कभी भी decisive verdict नहीं दे पाई है। चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टीज को हो, चाहे वो नेपाली एज ओल्ड नेपाली कांग्रेस को हो, या इवन न्यू एंट्रेंट्स, देयर वर सम न्यू एंट्रेंट्स जिनके पास 20 सीट भी होती है एंड देन आल्सो दे इमर्ज एज किंग मेकर्स, बिकॉज दिस इज व्हाट हैज फ्रैक्चर्ड नेपाली पॉलिटिक्स लाइक एनीथिंग एल्स। सो अगेन अ वेरी टफ and a very unnecessary cumbersome process of the Nepali elections. यही मैंने कहा। अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए। फ्रांस की जब कॉन्स्टिट्यूशन आई थी तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन सबसे पहले लिखा गया था। हालांकि ये दुनिया की सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। इससे पहले अमेरिकन ने अपनी रेवोल्यूशन कर ली थी 1776 में, और 1787 में अमेरिका की सबसे पहली ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन चुकी थी। बट फ्रांस की जब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन आई तो उन्होंने दुनिया को, देश को नहीं, दुनिया को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा दिया, विच इज ऑल्सो एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आई तो उन्होंने वी द पीपल से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया, एंड दिस काइंड ऑफ गेव एनफ्रेंचाइजमेंट टू ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हालांकि विमेन को उन्होंने वोटिंग राइट्स बहुत लेट दिए, बट फिर भी एक जनता का स्वर कॉन्स्टिट्यूशन में आना शुरू हुआ। ये क्रेडिट जाता है फ्रांस को और अमेरिका को। बट टेल यू व्हाट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनने से इनकी सोसाइटी ने वॉयलेंस नहीं देखा? दे डेफिनेटली सॉ वॉयलेंस। फ्रांस में वॉयलेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1792 से ही शुरू हो जाता है। किंग लुई का जब खून लगा था गिलोटिन में, वो खून लगना बंद नहीं हुआ। Around 40,000 people in France were put on guillotine. This was called as a reign of terror. 40,000 लोगों को उसी गिलोटिन पे, फ्रांस के लोगों को, पेरिस के लोगों को उसी गिलोटिन पर चढ़ाकर मार दिया गया by the same French politicians जिन्होंने रिपब्लिकनिज्म का नारा दिया था। This was called as the reign of terror. 1792 से लेके 1795 के बीच में ये reign of terror चला। उसके बाद में नेपोलियन आते हैं और इस reign of terror को खत्म करते हैं। एंड देन वो आकर क्या करते हैं? वो रिपब्लिकनिज्म का नारा नहीं देते हैं, वो कहते हैं दैट आई पिक्ड अप द क्राउन ऑफ फ्रांस विच वाज लाइंग इन द डस्ट। मतलब उन्होंने कहा कि मैंने तलवार की नोक से फ्रांस का क्राउन उठाया है और अपने सर पर डाला है। ही हिमसेल्फ बिकेम अ मोनार्क।
उन्होंने रिपब्लिकन लीडर होना चुना नहीं, उन्होंने कहा कि जी मैं मोनार्क ही भला, मैं राजा ही भला। तो रिपब्लिकनिज्म का पूरा बेड़ा गर्क। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब रिपब्लिकनिज्म थ्रेटन की गई, डेमोक्रेसी थ्रेटन की गई इन द नेम ऑफ सर्विट्यूड एंड द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी। अब्राहम लिंकन एक बहुत ही ब्लडी मेसी सिविल वॉर लड़ते हैं 1860 से 64 के बीच में। दिस अगेन थ्रेटेंड द वेरी श्रेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द वेरी फैब्रिक ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख देना और देश को बना देना और उसके बाद अपने आप सब कुछ सही रास्ते पे ला देना। Again, my humble request to those educators or YouTubers come educators, when you don't know to give parallelism, शायद हमें भ्रमित नहीं करना चाहिए, but if you know definitely, और मैं समझता हूं कि ज़्यादातर educators को इन बारे में पता है, but if you know तो ऐसे स्टेटमेंट्स यूज नहीं करना चाहिए जहां पर ये कहें कि हमारे देश के लीडर्स क्यों नहीं भाग गए, इंदिरा गांधी क्यों नहीं भाग गई, प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं भाग गए, बिकॉज these are not the product of such unstable societies. These are the products of thousands years of democracy that we have lived in. हमारी डेमोक्रेसी 6th century BC से चलती है। हमारी डेमोक्रेसी वैशाली के गांवों से चलती है, जो एक ज़माने में बुद्ध के समय से वोट देना लेना प्रैक्टिस कर रही थी। वी हैड ओलिगार्कीज, हमारे पास गणराज्य भी थे, रिपब्लिक्स भी थी, ओलिगार्कीज भी थे, राजाओं की श्रृंखलाएं भी थी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस भी थे। And as a result, we know to be stable even in violent protests. इस प्रकार के violence को देखकर I hope you also understand the eminence of Gandhi, eminence of Patel, the eminence of Nehru in Indian revolutionary scheme. जब गांधी कहा करते थे कि एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन का होना कितना ज़रूरी है, वो शायद नेपाल और बांग्लादेश या फ्रांस की सोसाइटी को देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्यों एक नायाब गिफ्ट अपने लोगों को यानी कि भारतीय जनता को दिया, कि हम कितना गर्व करते हैं कि हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक ब्लडलेस, ज़्यादातर ब्लडलेस रेवोल्यूशन रही है। खून की होली खेलना शुरू तो सब कर सकते हैं, अंत आपके हाथ में नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।